हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम AIB 18 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली आपके लिए इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आते हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर सकें। साथ ही मैं सभी स्टूडेंट्स का जो हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, और जो नए कैंडिडेट इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी कैंडिडेट का भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। चाहे आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए MCQ की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए डेली आप हमारे साथ जुड़कर अपनी MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम मंडे टू फ्राइडे जो है इम्पोर्टेंट बेयर एक्ट से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं, और सैटरडे संडे की क्लास में हम 19 एक्ट से जो है क्वेश्चन बनाकर लेके आते हैं। यानी कि आपका जो लॉ का टॉपिक है वो तो यहाँ पर कवर हो ही जाता है। बात करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट इन एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 केस लैंडमार्क डिसीजन इज इशू ऑन। यानी कि ये जो लैंडमार्क जजमेंट था ये किस चीज से रिलेटेड था। एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, पहला ऑप्शन है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, सेकंड ऑप्शन है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंस्ट्रक्शन, एंड थर्ड ऑप्शन है इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो किससे ये संबंधित था, हिंदी में आपको पता ही चल गया होगा क्या हम पूछ रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। यह बात जो है इस केस के अंदर निर्धारित की गई थी, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। ये आपको जो है याद रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है समझते हैं, और इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। अदर जो पॉइंट्स है क्वेश्चन के साथ ही हम समझेंगे। हाउ मैनी लैंग्वेज आर इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 8th शेड्यूल को जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। चाहे आप AIB का एग्जाम ले लो या फिर किसी अदर, या फिर आप जुडिशरी का एग्जाम ले लो, इसको पूछा जाता है। तो कितनी लैंग्वेज है, पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 22 और चौथा ऑप्शन है 25। तो हिंदी में क्या अर्थ है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो उसके अंदर 22 जो भाषाएं हैं वो शामिल की गई है, इसलिए इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। टोटल शेड्यूल कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितने हैं, 12। 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स कितने हैं, 395 आर्टिकल है, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं पार्ट्स की, तो कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब अडोप्ट किया गया था, इजी क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटी आर लिस्ट इन आर्टिकल 51 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितनी लिस्ट जो है वहां पर ऐड की गई है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो इसका जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं ये सोचूं कि आप भी हमारे साथ एफर्ट कर रहे हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध किए गए हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है, पहला ऑप्शन है आर्टिकल 38, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 39, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 39 कैपिटल ए, और फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 43।
तो हिंदी में क्या अर्थ है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य न्याय और निशुल्क कानून सहायता संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद नंबर 39A जो है इससे डील करता है। बाकी आर्टिकल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 38 की, तो ये किसके बारे में बात करता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फ्रॉम सोशल ऑर्डर फॉर, सोशल ऑर्डर ये है, यहाँ पर और है, इसको एक बारी सही कर देता हूँ, सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन, फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल है ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 39 पर्टिकुलरली किससे डील करता है, ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। आर्टिकल नंबर 39 कैपिटल है, ये तो आपको पता चल ही गया। बात करते हैं लास्ट आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल नंबर 43 जो बात करता है लिविंग वेजेस एंड एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। इसको दो पार्ट में भी डिवाइड किया गया है, ए और बी पार्ट के अंदर, एक बार आप देख लीजिएगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब दैट ए पर्सन हु वॉलंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट शैल नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें ये बात कही गई है जो कि फॉरेन स्टेट की अगर सिटीजनशिप ले लेता है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं होगा। हिंदी में क्या अर्थ है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 5 इस बारे में बात करता है, आर्टिकल नंबर 6 इस बारे में बात करता है, आर्टिकल नंबर 10 या फिर आर्टिकल नंबर 11 इस बारे में बात करता है। अगर आपने आर्टिकल नंबर 9 को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यही आर्टिकल जो है इससे डील करता है। बात करते हैं बाकी के आर्टिकल क्या कह रहे हैं। आर्टिकल नंबर 5 को जब हम बात पढ़ते हैं तो ये बात करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब हम बात करते हैं आर्टिकल 9 की, ये आपको पता ही चल गया, जो कहता है कि अगर किसी ने वॉलंटरली फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो उसे इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। बात करते हैं आर्टिकल 10 के बारे में, जो बात करता है कॉन्टिन्यूअस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 11 के बारे में तो ये बात करता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ के बारे में। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल भी हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि आर्टिकल के बारे में डायरेक्ट जो है एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, इन विच जजमेंट डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट enjoy the constitutional
प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 क्लोज ए के अंदर। किस केस में यह बात कही गई थी, हिंदी में समझ लेते हैं क्या अर्थ है। भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय ने किस फैसले में यह कहा था कि इंटरनेट के माध्यम से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। तो ये आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो इस ऑप्शन से आपको पता चल गया। अरुणादा वासेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो डील करता है इससे। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द एक्सेप्शन of property and income of state from the union taxation exemption, provided that exemption of the property and income of state from the union state। कौन सा आर्टिकल इस बारे में बात करता है? आर्टिकल 285 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 275 और 289 या फिर 272। हिंदी में क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की संपत्ति और आय के संग कराधान से छूट प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो हम यहाँ से बता देते हैं। आर्टिकल नंबर 289 इस बारे में बात करता है। बात करते हैं बाकी के आर्टिकल्स के बारे में कि बाकी के आर्टिकल्स क्या कह रहे हैं, इन सभी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बात करें आर्टिकल नंबर 285 की, जो बात करता है एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 275 की, जो बात करता है ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। बात करें 289 की कि उसके बारे में आपको पता ही चल गया। लास्ट ऑप्शन है 272 जो कि हमारा रिपीट हो चुका है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है समझते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द फंक्शन ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन। किस आर्टिकल में बात की गई है पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शन के बारे में? आर्टिकल नंबर 320, आर्टिकल नंबर 315, आर्टिकल नंबर 318, आर्टिकल नंबर 323। हिंदी में क्या अर्थ है समझ लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के कार्य का प्रावधान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो इससे डील करता है? वो है हमारा आर्टिकल नंबर 320। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 315 के बारे में। ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है पब्लिक सर्विस कमीशन, फॉर यूनियन यानी कि सेंटर, और यहाँ नहीं, और नहीं, यहाँ आएगा एंड यूनियन एंड फॉर द स्टेट। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 318 के बारे में। ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है पावर्स टू मेक regulation as to the conditions of service of members and staff of the कमीशन के बारे में, यानी कि इस कमीशन के मेंबर और उनके स्टाफ के बारे में कुछ कंडीशन और उनके रिगार्डिंग रूल एंड रेगुलेशन की बात की गई है। बात करते हैं लास्ट हमारे
आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 323 जो बात करता है रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट्स टू पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये सभी पर्टिकुलर आर्टिकल आपको पता होने चाहिए कि अदर आर्टिकल किसके बारे में डील करते हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 134 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 132, आर्टिकल नंबर 133, आर्टिकल नंबर 131। तो आर्टिकल नंबर 131 जो है 131 जो है इससे डील करता है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 132 के बारे में, इसके बारे में समझ लेते हैं किस बारे में डील करता है। ये डील करता है अपीलेंट jurisdiction appellant jurisdiction of Supreme Court in appeal from इससे from High Court in certain cases। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 133, ये किस बारे में डील करता है। 133 को समझ लेते हैं। अपीलिएट jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Court in regarding in civil मैटर्स के संबंध में। जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 134 के बारे में, तो ये किस बारे में बात करता है। ये बात करता है अपीलिएट jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Court in Supreme। सॉरी इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, एक मिनट जस्ट वेट कीजिए, जस्ट वेट। ओह ये है अपीलेंट jurisdiction of Supreme Court in regarding to a criminal court, in regarding to a criminal मैटर से डील करता है। ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था 133 से, तो इसका ये आर्टिकल इन सभी से डील करते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। नो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट पास अंडर ऑर्डर 39 रूल 2A shall remain in force for more than 6 months, 1 year, 2 year या none of the above। हिंदी में इसका क्या अर्थ है। आदेश 29 नियम 2A के तहत पारित कोई भी कुर्की यानी कि अटैचमेंट आदेश इससे अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा। कितने समय से, ये क्वेश्चन है, कितने समय से यहाँ पर अधिक समय तक ये लागू नहीं होगा, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका कौन सा सही जवाब है। इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा। जब हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर 39 के बारे में, तो ये बात करता है टेम्परेरी, इसके बारे में टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में, एंड इसके बारे में इंटरलोकेटरी ऑर्डर के बारे में। इंटरलोकेटरी ऑर्डर के बारे में ये भी स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है। टेम्पररी इंजंक्शन से कौन सा ऑर्डर डील करता है, इंट्रालोकेटरी
ऑर्डर से, टेम्पररी इंजंक्शन से और इंटरलोकेटरी ऑर्डर से कौन सा पर्टिकुलर ऑर्डर जो है सीपीसी का डील करता है। इसके अलावा बात करें ऑर्डर नंबर 39 की, तो इसमें टोटल कितने रूल हैं। तो रूल नंबर 1 से लेकर 10 इसमें रूल हैं। जब हम बात करते हैं अपने रूल के बारे में, जो कि हमारा यहाँ क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है, ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 2A, ये किससे डील करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो बात करता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसओबीडियंस, यानी कि आपने पालन नहीं किया है, डिसओबीडियंस, या फिर आपने क्या किया है, ब्रीच किया है। इसका ब्रीच किसका किया है आपने, इंजंक्शन का, यानी कि जो निषेधाज्ञा लगाई गई है उसका आपने ब्रीच किया है। तो ये पर्टिकुलर चीजें जो आपको इस क्वेश्चन के साथ याद रखनी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस इन एन अपीलेंट कोर्ट इज परमिसेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। ऑर्डर नंबर 41 रूल नंबर 27, ऑर्डर नंबर 40 रूल नंबर 1, ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 5, ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 27। निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत अपीलीय अदालत में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति है। तो कौन सा पर्टिकुलर ऑर्डर और उसका रूल इस बारे में बात करता है। तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ऑर्डर नंबर 41 रूल नंबर 27 इससे डील करता है। बाकी के ऑर्डर क्या कह रहे हैं इनके बारे में भी समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर 40 के बारे में, तो ये किससे डील करता है ये आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, यानी कि सब हेडिंग जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के बारे में, इसके बारे में, रिसीवर्स के बारे में। जब हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर 39 के बारे में, तो ये किस बारे में बात करता है आप सभी को पता होगा, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में। और क्या था, टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर के बारे में। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑर्डर नंबर 21 के बारे में, ऑर्डर नंबर 21, तो ये किससे डील करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर 41, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे ऑर्डर हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर ऑर्डर 6 रूल 70 ऑफ सीपीसी, अमेंडमेंट ऑफ ए प्लीडिंग कैन बी अलाउड अप टिल व्हाट स्टेज ऑफ द सूट, किस स्टेज तक इसे जो है अप्लीकेबल माना जाएगा। तो पहला ऑप्शन है एट एनी स्टेज, सेकंड ऑप्शन है अप टू द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशू, थर्ड ऑप्शन है अप टू द स्टेज ऑफ इशुएंस ऑफ समन, फोर्थ ऑप्शन है अप टू द स्टेज ऑफ फाइनल हियरिंग। तो कौन सा इसका सही जवाब है, ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17, जो बात करता है किसके बारे में, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के बारे में। ये किसी भी स्टेज पर हो सकती, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। इन ए कमर्शियल शूट व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस इफ द प्लीडिंग इज नॉट ए कंप्लायंस विद द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। फर्स्ट ऑप्शन है इम्पोजिशन ऑफ कोस्ट, यानी कि कोस्ट इम्पोज कर दी जाएगी। दूसरा क्या है, स्ट्राइक आउट ऑफ द प्लीडिंग को क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, प्रोसीड एक्स पार्टी, और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे एक न्यू वीडियो और न्यू क्वेश्चंस के साथ।
तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।